हेलो। आज हम इस वीडियो में बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बार्टर सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? System of exchange where goods or services are directly traded for other goods or services without the use of money. पैसे का आविष्कार होने से पहले लोग बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली के जरिए व्यापार किया करते थे। यहाँ पे सामान या सेवाओं का अदला बदली होता है दो व्यापारियों के बीच में। अगर मुझे आज के दिन में कपड़े खरीदने हैं तो मुझे बाजार में कपड़े बेचने वाले दुकान पे जाकर अपना ज़रूरत का कपड़ा लेने के बाद दुकानदार को पैसा देना पड़ेगा। लेकिन बार्टर सिस्टम में कपड़े लेने के बाद मुझे दुकानदार को ऐसा सामान देना पड़ेगा जो उसको चाहिए या उसका ज़रूरत पूरा कर पाए। तो बार्टर सिस्टम में वस्तु के विनिमय पैसे नहीं वस्तु दिया जाता है। हाउ इट वर्क्स? तो ये काम कैसे करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये प्रणाली आवश्यकताओं का दोहरा संयोग के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो जैसे कि हमने अभी अभी जाना है कि बार्टर सिस्टम में वस्तु के विनिमय वस्तु देकर व्यापार किया जाता है। तो जब दो व्यापारियों के बीच में व्यापार होता है तो व्यापार सफल होने के लिए उन दो व्यापारियों के पास ऐसा सामान होना चाहिए जो एक दूसरे को चाहिए या एक दूसरे का आवश्यक हो। इसी को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स या आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। बार्टर सिस्टम इसी सिद्धांत पर काम करता है। एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे दो लोग व्यापार कर रहे हैं। एक के पास एप्पल्स है और दूसरे के पास पॉट्स यानी कि मटका है। एप्पल बेचने वाले को मटका चाहिए और मटका बेचने वाली को एप्पल्स चाहिए। इसीलिए इस व्यापार में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, क्योंकि दोनों के पास वो सामान है जो एक दूसरे को चाहिए। इसीलिए ये व्यापार सफल होता है। लेकिन इस केस में बुनकर के पास शॉल है और उसको मटका चाहिए, लेकिन कुम्हार को शॉल नहीं मछली चाहिए। तो इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं है। कुम्हार के पास वो सामान है जो बुनकर को चाहिए, लेकिन बुनकर के पास वो सामान नहीं है जो कुम्हार को चाहिए। इसीलिए यहाँ व्यापार असफल होता है। यही है बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो अब हमने जाना कि बार्टर सिस्टम में व्यापार वस्तु के विनिमय वस्तु देकर किया जाता है। ये प्रणाली आवश्यकताओं का दोहरा संयोग के सिद्धांत पे काम करता है। द सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। व्यापार सफल होने के लिए दो व्यापारियों के पास ऐसा सामान होना चाहिए जो एक दूसरे को आवश्यक हो। अगर दो व्यापारी में से किसी एक के पास वो सामान नहीं है
जो दूसरे वाले को चाहिए तो व्यापार असफल हो सकता है। तो अब बार्टर सिस्टम का एडवांटेजेस। ये सब बार्टर सिस्टम का एडवांटेजेस है। सिंप्लिसिटी, डायरेक्टनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिटी बिल्डिंग, सस्टेनेबिलिटी, सेफगार्ड ड्यूरिंग मॉनेटरी क्राइसिस, कैश कंजर्वेशन, मैनेजिंग अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स। तो सिंप्लिसिटी एंड डायरेक्टनेस, सरलता और सीधा। बार्टर सिस्टम में पैसे का झंझट नहीं है। व्यापार संभव होने के लिए सिर्फ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स या आवश्यकताओं का दोहरा संयोग चाहिए। पैसे की झंझट नहीं है तो कोई भी बैंक्स, क्रेडिट, डिजिटल पेमेंट्स, इन सभी की कोई झंझट नहीं है। लोगों को जो भी सामान चाहिए वो उन्हें सीधा मिल जाता है। पैसे की झंझट नहीं है, वस्तु के विनिमय वस्तु बस। इसीलिए बार्टर सिस्टम एक सरल और सीधा सिस्टम होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। बार्टर सिस्टम में वस्तुओं का दाम या मूल्य फ्लेक्सिबल या लचीले होते हैं। किसी वस्तु का दाम निश्चित नहीं है। वस्तु का मूल्य जरूरत या परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि इस पिक्चर में टीवी और फोन का व्यापार हो रहा है। टीवी और फोन का कोई निश्चित दाम या फिक्स प्राइस नहीं है। टीवी वाले अपनी टीवी का सौदा फोन से करेगा क्योंकि उसको टीवी से ज्यादा फोन की जरूरत है। यहाँ पे अगर पैसे होता तो टीवी का एक निश्चित दाम होता और फोन का भी एक निश्चित दाम होता। टीवी का दाम फोन से ज्यादा होता और टीवी वाले कभी भी अपना टीवी फोन से अदला बदली नहीं करेगा। इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी बार्टर सिस्टम का एक एडवांटेज है। कम्युनिटी बिल्डिंग, समुदाय निर्माण। बार्टर सिस्टम कम्युनिटी बिल्डिंग में मदद करता है। यहाँ पे 3 लोग हैं, समीर, सुजाता, अंजलि। समीर एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसे 2 वक्त का खाना चाहिए। सुजाता एक 50 साल की औरत है जिसे अपने गार्डन पर काम करने के लिए कोई चाहिए। अंजलि एक सिंगल मदर है जो एक फाइनेंस कंपनी पे काम करता है। उसको अपने 2 बच्चों का देखभाल के लिए एक नैनी चाहिए। अब अगर पैसा होता तो समीर किसी होटल में पैसा देकर अपना खाना मंगवाता, सुजाता किसी माली से अपना गार्डन का काम करवाता और अंजलि एक नैनी रख लेता। ये 3 लोग शायद कभी एक दूसरे को जान पाता, लेकिन यहाँ पे ये 3 लोग अपने सेवाओं का अदला बदली करता है। समीर सुजाता को अपनी गार्डन का काम करने में मदद करता है और बदले में सुजाता समीर को 2 वक्त का खाना बनाकर देता है। अंजलि जब ऑफिस जाता है तो सुजाता अंजलि के बच्चे का देखभाल करता है और बदले में अंजलि सुजाता की फाइनेंशियल मैटर्स में हेल्प करता है। ऐसे ही ये 3 लोग एक दूसरे की मदद करता है और तीनों में एक दोस्ती का निर्माण होता है। ये 3 लोग एक दूसरे के करीब आता है। तो ऐसे ही बार्टर सिस्टम कम्युनिटी डेवलप करने में मदद करता है। सस्टेनेबिलिटी, टिकाऊपन। मेरा जो फेंका हुआ सामान है वो सामान किसी और की जरूरत हो सकता है। यहाँ पे इस लड़के के पास एक पुराना टैब है जो ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब उसको एक नया हेडफोन्स चाहिए। उसी समय इस छोटी लड़की को बर्थडे प्रेजेंट में एक हेडफोन्स मिलता है, लेकिन बच्ची को नया हेडफोन्स नहीं, टैब चाहिए
ताकि वो उसमें कार्टून देख सके। अब ये लड़का नया हेडफोन या ये लड़की नया टैब खरीदने के बजाय अपने ज़रूरत का सामान एक दूसरे से अदला बदली कर लेता है। अब इसमें ये फ़ायदा है कि मार्केट में एक और हेडफोन या टैब का डिमांड कम हो गया है। कंपनी को एक और प्रोडक्ट बनाना नहीं पड़ेगा। प्रोडक्ट बनाने का खर्चा और प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाला चीज़ भी बच जाता है। ऐसे ही प्रोडक्ट वेस्ट होने से बच जाता है। सेफगार्ड ड्यूरिंग ए मॉनेटरी क्राइसिस, मौद्रिक संकट के दौरान सुरक्षा। पैसे की वैल्यू एक देश का सरकार या उस देश का सेंट्रल बैंक देता है। जैसे कि हमारा देश में पैसे की मूल्य आरबीआई बना के रखता है, लेकिन कभी कभी हाइपर इन्फ्लेशन के कारण पैसे का मूल्य गिर जाता है और वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। लोगों को पैसे के ऊपर भरोसा उठ जाता है, जिसके कारण स्थिति और खराब हो जाता है। इसी समय बार्टर सिस्टम अच्छा विकल्प बन के आता है। लोग अपने ज़रूरत का सामान बार्टर सिस्टम के जरिए व्यापार कर सकता है। कैश कंजर्वेशन, नगदी का संरक्षण। एक नया बिजनेस में कैश की बहुत ज़रूरी होता है, तो एक नया कंपनी फिजूल खर्च नहीं कर सकता। इसीलिए वो जितना पैसा बचाता है उस कंपनी के लिए उतना ही अच्छा है। बार्टर सिस्टम एक कंपनी को फिजूल खर्च से बचाता है। राजेश, जो एक रेस्टोरेंट ओनर है, रेस्टोरेंट को एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए वो एक रेडियो स्टेशन जाता है। स्टेशन में उसे पता चलता है कि एडवर्टाइजमेंट कराने की पैकेज बहुत महंगा है। वो इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता है। वो एक प्लान बनाता है। रेडियो स्टेशन को वो केटरिंग सर्विसेज और मील वाउचर्स देंगे। बदले में रेडियो स्टेशन उसका रेस्टोरेंट का एडवर्टाइजिंग करेंगे। तो रेस्टोरेंट को एडवर्टाइजिंग मिला बिना कुछ पैसे खर्च किए, और रेडियो स्टेशन में काम करने वालों को मुफ्त में खाना मिला। नेक्स्ट है मैनेजिंग अंडर यूटिलाइज्ड एसेट्स, कम उपयोग की गई संपत्ति का प्रबंधन। अनयूटिलाइज्ड एसेट्स या कम उपयोग की गई संपत्ति, यह संपत्ति दो तरह का होता है। एक है एक्सेस इन्वेंटरी और दूसरा अनयूज्ड सर्विस कैपेसिटी। एक्सेस इन्वेंटरी या अतिरिक्त माल, ये वो सामान है जो दुकान में ऐसे ही पड़े हुए हैं, बिक नहीं रहा है, दुकान में पड़े पड़े ऐसे ही जगह ले रहा है। नेक्स्ट, अनयूज्ड सर्विस कैपेसिटी, अप्रयुक्त सेवा क्षमता। ये वो सेवा है, अगर एक बार समय बीत जाए उसके बाद उन सेवाओं से रेवेन्यू कमाने का मौका हमेशा के लिए चला जाता है। एक्सेस इन्वेंटरी, अतिरिक्त माल, ये वो सामान है जो दुकान में ऐसे ही पड़े रहते हैं, बिक नहीं रहा है, दुकान में पड़े पड़े ऐसे ही जगह ले रहा है। तो बार्टर सिस्टम इन सामानों बार्टर सिस्टम इन सामानों को सेल करने में मदद करता है। इस बुटीक में पिछले साल के सर्दी में पहनने वाले जैकेट्स ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये जैकेट्स ना सस्ते में बेच सकता है, ना ओरिजिनल प्राइस पे बेच सकते हैं। ऊपर से बुटीक को पेंटिंग करवाना भी जरूरी है,
तो बुटीक के ओनर पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर को बुलाते हैं और एक सौदा करते हैं। पेंटर बुटीक को पेंट करेगा और बदले में कुछ जैकेट्स अपने परिवार के लिए लेकर जाएगा। तो इसमें बुटीक के ओनर को फायदा हुआ और पेंटर को भी फायदा हुआ। बुटीक के ओनर के लिए उनका बुटीक पेंट हो गया बिना कुछ पैसे दिए, और पेंटर के परिवार को जैकेट्स मिला सर्दी में पहनने के लिए, वो भी बिना कुछ पैसे दिए। अनयूज्ड सर्विस कैपेसिटी, उपयुक्त सेवा समस्या। तो अनयूज्ड सर्विस कैपेसिटी, वंस द टाइम पासेस द चांस टू अर्न रेवेन्यू इज गॉन फॉरएवर। ये उन टाइप का सेवा है जो अगर एक बार समय बीत जाए तो उन सेवाओं से पैसा कमाने का मौका हमेशा के लिए चला जाता है। अब मान लीजिए एक होटल है जिसमें हर ट्यूसडे नाइट को 15 कमरा खाली रहता है। 15 कमरा यानी कि एक्सपायरिंग एसेट्स। तो जब ट्यूसडे नाइट बीत जाता है तो नेक्स्ट जो वेडनेसडे आप उन ट्यूसडे नाइट्स के खाली कमरे बेच नहीं सकते हैं। तो ट्यूसडे नाइट्स के जो खाली कमरे हैं वो एक्सपायरिंग एसेट्स हैं। एक बार समय पार हो जाए तो उन खाली कमरों से पैसे कमाने का मौका हमेशा के लिए चला जाता है। तो बार्टर सिस्टम उन अनयूज्ड सर्विस, जो खाली कमरा है, उन अनयूज्ड सर्विस से फायदा उठाने के लिए एक डील करता है। तो होटल को एक नया वेबसाइट चाहिए, तो वो वेबसाइट डिजाइनिंग एजेंसी से एक सौदा करता है कि वेबसाइट डिजाइनिंग एजेंसी होटल का एक वेबसाइट डिजाइन करके देंगे और बदले में वेबसाइट डिजाइनिंग एजेंसी उन जो ट्यूसडे नाइट्स का जो खाली कमरे हैं वो कमरे वेबसाइट डिजाइनिंग एजेंसी का लोग वो ट्यूसडे नाइट्स का खाली कमरे और मुफ्त में बुक कर सकता है। तो इसी प्रकार से होटल का जो एक्सपायरिंग एसेट्स था, जो ट्यूसडे नाइट्स का खाली कमरे था, वो बुक हो गया और बदले में होटल वाले को एक नया वेबसाइट मिला। तो ऐसे ही बार्टर सिस्टम जो अनयूज्ड सर्विसेज है, एक कंपनी का जो अनयूज्ड सर्विस एसेट्स है, उन अनयूज्ड सर्विसेज के फायदे उठा सकता है बार्टर सिस्टम के जरिए। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम। तो ये सारे पॉइंट्स बार्टर सिस्टम के डिसएडवांटेजेस हैं जिसके वजह से पैसे की आविष्कार हुआ था। पहला है द प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल डिज़ायर, द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, पारस्परिक इच्छा की समस्या, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, द प्रॉब्लम ऑफ वैल्यूएशन, द एब्सेंस ऑफ ए कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मूल्यांकन की समस्या, मूल्य को सामान्य मापक का अभाव। इस प्रॉब्लम से और 3 प्रॉब्लम का जन्म होता है, जैसे कि द प्रॉब्लम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, द मेंटल बर्डन, द प्रॉब्लम ऑफ नो ट्रांसपेरेंसी, द फेयर प्राइस डिलेमा, द प्रॉब्लम ऑफ इनडायरेक्ट एक्सचेंज, द कैलकुलेशन नाइटमेयर। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ फिजिकलिटी, इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन, द प्रॉब्लम ऑफ टाइम पार्ट 1, द डिफिकल्टी ऑफ स्टोरिंग वेल्थ, द प्रॉब्लम ऑफ टाइम पार्ट 2, द डिफिकल्टी ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। तो पहला प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ म्यूचुअल डिज़ायर, द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, पारस्परिक इच्छा की समस्या, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, बार्टर सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बार्टर सिस्टम वस्तु विनिमय प्रणाली आवश्यकताओं का दोहरा संयोग के सिद्धांत पर काम करते हैं।
तो जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि दो व्यापारी व्यापार कर रहे हैं। इस व्यापार में मछली वाले को मटका चाहिए और मछली वाले को मटका चाहिए जो मटके वाले के पास है, और मटके वाले को मछली चाहिए जो मछली वाले के पास है। तो इस व्यापार में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है और इसीलिए व्यापार सफल होता है। लेकिन इस नेक्स्ट व्यापार में मछली वाले को मटका चाहिए जो मटके वाले के पास है, लेकिन मटके वाले वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी है, उसको मछली नहीं सब्जी चाहिए। इस व्यापार में सिर्फ एक तरफ ही कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, दूसरी तरफ नहीं है, इसीलिए ये व्यापार सफल नहीं होता है। जिस सिद्धांत पर बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली काम करता है, वो सिद्धांत वस्तु विनिमय प्रणाली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। व्यापार होने के लिए दो व्यापारियों के पास ऐसा सामान होना चाहिए जो एक दूसरे को चाहिए। अगर एक के पास भी ऐसा सामान नहीं है जो दूसरे को चाहिए, तो व्यापार असफल रहता है। यही बार्टर सिस्टम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब दूसरा प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ वैल्यूएशन, द एब्सेंस ऑफ ए कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। मूल्यांकन की समस्या, मूल्य को सामान्य माप का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम में मूल्य का कोई सामान्य माप नहीं होता है। एक वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु का मूल्य से तुलना करके व्यापार तय किया जाता है। यह व्यापार को जटिल बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप गेहूं के बदले जूते या गाय के बदले बकरी का व्यापार करना चाहते हैं, तो आप उनके मूल्य का तुलना कैसे करेंगे? एक बोरी गेहूं के बदले कितने जूते मिलने चाहिए, या एक गाय की कीमत कितनी बकरियों के बराबर है, यह तय करना मुश्किल है। ये एक्सचेंज रेट व्यापार के समय ही तय की जाती है। एक उचित समझौते पर पहुंचने में बहुत समय लगता है, जिसमें जिस व्यापारी को अधिक तत्काल आवश्यकता होता है, वो अक्सर नुकसान में रहता है। इस प्रॉब्लम से और 3 प्रॉब्लम जन्म लेता है। उसमें से पहला प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, द मेंटल बर्डन, जटिलता की समस्या, मानसिक बोझ। एक किसान अगर अपने चावल के बदले कुछ और सामान लेना चाहे, तो वो उन सारे सामानों के चावल के साथ एक्सचेंज रेट्स को याद रखना होगा। जैसे एक बोरी चावल 5 मटका के बराबर, एक बोरी चावल 200 ग्राम चाय के बराबर, 20 बोरी चावल एक साड़ी के बराबर। अब इमेजिन करिए, अगर उसे और भी सामान चाहिए हो, जैसे नमक, तेल, दवाई, तो वो सब सामान का चावल से एक्सचेंज रेट्स को याद रखना पड़ेगा, जो एक बड़ा मेंटल बर्डन है। दूसरा प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ नो ट्रांसपेरेंसी, द फेयर प्राइस डिलेमा, अपारदर्शिता की समस्या, उचित मूल्य की दुविधा। एक साड़ी 20 बोरी चावल के बराबर, ये रेट किसने तय किया है? ये दो व्यापारियों, किसान और बुनकर के बीच में समझौता किया हुआ रेट है। पर अगर एक दूसरा बुनकर वही साड़ी किसान को 15 बोरी चावल में दे, तो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मूल्य का सामान्य माप ना होने के वजह से किसान को पता नहीं चलता है कि समझौता होने वाली डील में उसका फायदा है या नुकसान। अब तीसरा प्रॉब्लम,
द प्रॉब्लम ऑफ इनडायरेक्ट एक्सचेंज, द कैलकुलेशन नाइटमेयर। अप्रत्यक्ष विनिमय की समस्या, गणना का दुष्वापन। ये प्रॉब्लम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक किसान अपनी चावल की बोरी के बदले एक साड़ी लेने के लिए एक बुनकर के पास जाता है, लेकिन ये बुनकर को चावल नहीं चाय चाहिए। वे एक विनिमय दर या एक्सचेंज रेट तय करता है कि एक साड़ी के बदले में 4 किलो चाय। अब किसान एक चाय बेचने वाली के पास जाता है और उसे सौदा के लिए पूछता है। उसके चावल के बदले चाय। चाय बेचने वाली सहमत हो जाती है और वे इस दर पर अदला बदली करने का फैसला करते हैं, एक बोरी चावल के बदले में 200 ग्राम चाय। अब किसान हिसाब लगाता है कि 4 किलो या 4000 ग्राम चाय खरीदने के लिए उसे 20 बोरी चावल देना होगा। चाय बेचने वाली 20 बोरी चावल के बदले 4 किलो चाय देने के लिए सहमत हो जाती है। अब किसान बुनकर के पास जाता है और 4 किलो चाय के बदले एक साड़ी ले लेता है। अब देखिए, सिर्फ एक सौदा करने के लिए किसान को और एक सौदा करना पड़ा। दोनों सौदे की विनिमय दरियाँ अलग अलग थे। दोनों सौदे की एक्सचेंज रेट्स अलग अलग थे। ये और भी जटिल हो जाता अगर चाय बेचने वाली को किसान के साथ सौदा करने से मना कर देता। ये चावल के बजाय कुछ और मांगता, जैसे आलू। फिर किसान को अपनी चावल की बोरियां आलू बेचने वाले के पास ले जाना पड़ता। एक विनिमय दर तय करना पड़ता और हिसाब लगाना पड़ता कि उसे कितना आलू चाहिए। फिर उसी चाय बेचने वाली के पास आकर आलू के बदले चाय लेना पड़ता और तब जाकर वे बुनकर के पास चाय के बदले साड़ी लेने आ पाता। ये प्रक्रिया व्यापार को जटिल और हिसाब किताब को बेहद मुश्किल बना देता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ फिजिकलिटी, इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। भौतिकता की समस्या, वस्तुओं का अविभाज्यता और परिवहन। कल्पना कीजिए कि एक किसान अपना बकरा, जो उसकी सबसे कीमती चीज़ है, बाजार में अन्य छोटी छोटी चीज़ों से बदलने के लिए बाजार में लेकर आता है। वो अपना बकरा चावल बेचने वाले के पास ले जाता है और एक सौदे के लिए पूछता है। उसे ये सुनकर हैरानी होता है कि चावल बेचने वाला एक बोरी चावल के बदले बकरे का 1/10 हिस्सा चाहता है। इसका मतलब है कि पूरे बकरे के बदले में किसान को 10 बोरी चावल लेना होगा, जो वो नहीं चाहता। वो बकरे का 10 टुकड़ों में काटकर एक हिस्सा चावल बेचने वाले को नहीं दे सकता। एक बार बकरा कट जाने के बाद ना तो उसका टुकड़ों का मूल्य एक समान रहता है और ना ही उन टुकड़ों का कुल मूल्य एक जिंदा बकरे के बराबर होता है। इसीलिए किसान का बकरा एक अविभाज्य संपत्ति, इंडिविजिबल एसेट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन की समस्या। एक किसान अपने बैल को चावल की बोरियों से बदलना चाहता है, इसीलिए वो बैल को बाजार लेकर जाता है। इतने बड़े जानवर को बाजार तक पहुंचाना एक मुश्किल काम है।
किसान को ये काम कठिन और थका देने वाले लगता है। बैल को बाजार ले जाने के बाद किसान उसे चावल की बोरियों से बदलने में सफल हो जाता है। अब क्योंकि बैल एक बहुत कीमती जानवर है, तो किसान को बदले में चावल की बहुत सारे बोरियां मिलेंगे। अब चावल की उन बोरियों को वापस घर तक पहुंचाना किसान के लिए एक और समस्या है। इसीलिए वस्तु विनिमय प्रणाली में परिवहन की भी एक समस्या होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ टाइम, पार्ट 1, द डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ। समय की समस्या, भाग 1, धन के भंडारण में कठिनाई। वही किसान चावल की सारी बोरियां घर लाने के बाद उसे संग्रहित या स्टोर करना चाहता है। यदि वो कर सकता है तो वो कुछ चावल का व्यापार अन्य वस्तुओं के लिए करेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो ये देखकर निराश हो जाता है कि उसके चावल में चूहे लग गए हैं। इसी तरह एक दूसरा व्यापारी इसीलिए निराश है क्योंकि उसके जमा किए हुए फल अब सड़ चुका है। इसीलिए कुछ वस्तुओं को लंबे समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता। यही एक बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम ऑफ टाइम, पार्ट 2, द डिफिकल्टी ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। समय की समस्या, भाग 2, स्थगित भुगतानों में कठिनाई। ए डिफर्ड पेमेंट या स्थगित भुगतान, ए प्रॉमिस टू पे फॉर समथिंग एट ए लेटर डेट और टेकिंग ए लोन और बाइंग ऑन क्रेडिट। डिफर्ड पेमेंट उसको कहते हैं जो अगर आप किसी चीज़ लोन पे लेते हो या किसी चीज़ लेने के बाद पेमेंट उसको कुछ समय बाद देने का वादा करते हो, तो वो डिफर्ड पेमेंट है। इसमें से दो प्रॉब्लम जन्म होता है, फ्यूचर वैल्यू और क्वालिटी। द प्रॉब्लम ऑफ फ्यूचर वैल्यू, भविष्य का मूल्य की समस्या। एक किसान एक अमीर जमींदार से चावल की बीज की 10 बोरियां उधार लेता है और वादा करता है कि वो 6 महीने में फसल काटने का बाद उसे 12 बोरियां चावल लौटाएंगे। यहाँ पे चावल की बीज, ए फार्मर बोरोज 10 sack ऑफ राइस सीड्स, चावल की बीज 10 बोरियां चावल की बीज ये किसान उधार लेता है एक अमीर जमींदार से और वादा करता है कि 6 महीने के बाद वो 12 बोरियां चावल लौटाएंगे। मान लीजिए कि फसल काटने से पहले चावल का मूल्य अधिक था। उदाहरण के लिए एक बोरी चावल के बदले 10 सेव मिलता था। चावल, ये जो राइस की हार्वेस्टिंग किया जाता है, राइस हार्वेस्टिंग के पहले चावल का मूल्य अधिक था। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 sack ऑफ राइस, एक बोरी चावल में 10 सेब या एप्पल्स मिलता था, तो 12 बोरी चावल में 120 एप्पल्स मिलेंगे। तो ये किसान जमींदार से 10 बोरी चावल की बीज लेता है और वादा करता है कि 6 महीने में 12 बोरी चावल लौटाएंगे। हार्वेस्टिंग से पहले चावल की मूल्य थोड़ा अधिक था, जैसे कि एक बोरी चावल में 10 सेब मिलता था, तो 12 बोरी चावल में 112 सेब मिलेंगे। अब हार्वेस्ट अच्छा होता है। नाउ इट वॉज ए गुड हार्वेस्ट, द मार्केट्स आर फ्लडेड विथ राइस। बाजार
चावल से भर जाता है। अब चावल का मूल्य गिर जाता है क्योंकि चावल का जो अवेलेबिलिटी है, पूरा बाजार में चावल से भर जाता है, तो चावल का जो मूल्य है वो गिर जाता है। अब पहले जो एक बोरी चावल में आपको 10 एप्पल्स मिलते थे, तो अब एक बोरी चावल में आपको 5 एप्पल्स मिल रहे हैं, तो 12 बोरी चावल में आपको 60 एप्पल्स मिलेंगे। अब देखिए, जब हार्वेस्टिंग अच्छा होता है तो बाजार चावल से भर जाता है और चावल हर तरफ अवेलेबल होता है, इसीलिए चावल का मूल्य गिर जाता है। अब कितना गिरा है? जो पहले एक बोरी चावल में आपको 10 एप्पल्स मिलता था, अब एक बोरी चावल में आपको 5 एप्पल्स मिल रहे हैं, तो 12 बोरी चावल में आपको 60 एप्पल्स मिलेंगे। अब जो पहले जो चावल का मूल्य ऊपर था, तब 12 बोरी चावल में आपको 120 एप्पल्स मिल रहा था, लेकिन अभी 12 बोरी चावल्स में आपको सिर्फ 60 एप्पल्स ही मिल रहे हैं। तो ये लैंडर 60 एप्पल्स उसको कम मिल रहा है, तो वो लैंडर गुस्से में है क्योंकि लैंडर का लॉस हुआ है यहाँ। अभी नेक्स्ट, अगर हार्वेस्ट बुरा हुआ है, अगर ड्राउट की वजह से हार्वेस्ट बुरा हुआ है, तो राइस की स्केर्सिटी हो जाएगा, कि राइस की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा, राइस बहुत ही स्केर्स हो जाएगा, तो राइस का जो वैल्यू है वो बढ़ेगा। अब एक बोरी राइस में आपको 50 एप्पल्स मिल रहा है। जो ओरिजिनल वैल्यू था, राइस का जो ओरिजिनल वैल्यू था, वो एक बोरी चावल में सिर्फ 10 एप्पल्स मिल रहे थे, तो अब एक बोरी चावल में आपको 50 एप्पल्स मिल रहे हैं। चावल की वैल्यू राइज हो गया है क्योंकि चावल स्केर्स हो गया है, चावल की जो उपलब्धि थी वो कम हो गया है, इसीलिए उसका मूल्य बढ़ गया है। अब एक बोरी चावल में 50 एप्पल्स मिल रहे हैं, तो 12 बोरी चावल में आपको 600 एप्पल्स मिलेंगे। यहाँ पे ये जो जमींदार था, जो लैंडर था, उसको 480 एप्पल्स ज्यादा मिलेंगे। अभी पहले जब चावल का मूल्य नॉर्मल था, तब 12 बोरी चावल में उनको 120 एप्पल्स मिले थे, लेकिन अभी जब चावल की मूल्य बढ़ गया है, तो 12 बोरी चावल में 600 एप्पल्स मिल रहा है। अभी ये जो लैंडर है उसको 480 एप्पल्स ज्यादा मिलेंगे। अब क्या हुआ? अब ये जो किसान था वो अब डेफ्ट में है, और जो किसान था वो अब उधारी में है। उसको, क्योंकि चावल की जो मूल्य है वो बढ़ गया है, इसीलिए अब लैंडर को 480 सेव या एप्पल्स ज्यादा मिलेंगे, तो ये किसान जो है, अब ये किसान उधारी में है। Due to drought, the farmer likely harvested very little rice himself. Maybe he produced only 15 sack in total. ये ड्राउट होने की वजह से किसान बहुत ही कम चावल हार्वेस्ट कर पाए हैं। वो सिर्फ, मान लीजिए, वो सिर्फ 15 सैक ही हार्वेस्ट कर पाए हैं, 15 बोरी चावल ही हार्वेस्ट कर पाए हैं। उस 15 बोरी चावल से 12 बोरी चावल तो जमींदार को देना पड़ेगा, तो उसके पास सिर्फ 3 बोरी चावल ही उसके पास अब है। अब इस 3 बोरी चावल में उसका पूरा फैमिली को फीड करना पड़ेगा 1 साल के लिए। तो इस तरह का प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम में दिखाई देता है। यह है प्रॉब्लम ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। नेक्स्ट आ गया है द प्रॉब्लम ऑफ क्वालिटी, गुणवत्ता की समस्या। अब देखिए,
एक परिवार अपना घर बनाना चाहता है, इसीलिए वे एक बिल्डर से संपर्क करता है। परिवार इस बात पर सहमत हो जाता है कि घर पूरा होने के बाद वे बिल्डर को 2 गाय देंगे। बिल्डर खुश है क्योंकि अपनी कल्पना में वो सोचता है कि उसे 2 स्वस्थ गाय मिलेंगे। लेकिन घर का काम खत्म होने के बाद बिल्डर को 2 छोटी, दुबली पतली और बीमार गाय मिलता है। बिल्डर के साथ धोखा हो जाता है, वो बहुत गुस्से में है। ये वो नहीं था जो उसको ये जो गाय उसको मिल रहा है, जो बीमार गाय उसको मिल रहा है, ये वो गाय नहीं था जो वो पहले सोचा था। इसका उल्टा भी हो सकता है। बिल्डर स्वस्थ गायों के बदले में घर बनाने के लिए खराब गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग कर सकता है। इसी में परिवार के साथ धोखा होगा। यही गुणवत्ता की समस्या है। तो ये सभी वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम की समस्या है।